नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। साथ की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की अहम जानकारी के साथ। तो आज यानी 1 अगस्त से देश भर में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं और इसका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। आज से एटीएम की इंटरचेंज फीस 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए हो जाएगी, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए हो जाएगा। एटीएम के जरिए आप 6 मेट्रो शहरों में महीने में 3 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। इसके ऊपर ट्रांजैक्शन करने पर आपको चार्ज देना होगा। चार्ज के रूप में आपको मेट्रो शहरों में 20 रुपए और दूसरे शहरों में 8 रुपए 50 पैसे हर ट्रांजैक्शन पर देने होंगे। हर बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर दी है। उससे ज्यादा लेन देन करने पर ग्राहकों से फीस ली जाती है। इसी को इंटरचेंज फीस कहते हैं। इसके अलावा अब बैंकों में लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी कि एनएसीएच सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है। यानी अब आपको अपनी सैलरी या फिर पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा। इसके अलावा छुट्टी वाले दिन आपके अकाउंट से किश्त भी कट सकेगी। यानी 1 अगस्त से सैलरी, पेंशन और ईएमआई पेमेंट जैसे जरूरी ट्रांजैक्शन के लिए अब वर्किंग डेज का इंतजार नहीं करना होगा। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से सहमति मिल गई है। विभाग ने 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए सहमति दे दी है। मंत्रालय से स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से लोक शिक्षण डायरेक्टरेट आयुक्त को यह आदेश जारी किया गया है और उस तरफ से कहा गया है कि यह आदेश व्यक्तिगत जारी किए जाए और आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि प्रोबेशन अवधि और प्रोबेशन अवधि में मिलने वाला वेतन वित्त विभाग के निर्देश के हिसाब से होगा। भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की सहमति दे दी गई है। सीएम साहब ने कहा था कि हम 15,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उसमें व्याख्याताओं की भर्ती हो चुकी है और वित्त विभाग और बाकी ने उसमें ये कहा था कि जब स्कूल खुलेंगे तब बाकी भी उसकी भर्ती हो जाएगी। तो आज वित्त विभाग ने अनुमति प्रदान की गई है तो और अब उसकी भर्ती बहुत जल्दी हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह विवाद का पटाक्षेप होने के बाद अब राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से माफी मांग ली है। मेरे प्रति बृहस्पति सिंह कब खेद प्रकट करेंगे? उन्होंने कहा बृहस्पति सिंह माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। रामविचार नेताम ने कहा है कि बृहस्पति सिंह ने सार्वजनिक रूप से अपनी हत्या के प्रयास का आरोप मुझ पर लगाया था। इन आरोपों से मुझे क्षेत्र की जनता की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई हैं। रामविचार नेताम ने सिंहदेव और बृहस्पति के पटाक्षेप पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की भी मांग की। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के कारोबार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जहरीली और नकली शराब का कारोबार का जाल पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। मंदसौर के बाद इंदौर में भी 5 लोगों की मौत, खंडवा खरगोन की मौत के पीछे भी जहरीली, नकली और मिलावटी शराब की पुष्टि हो चुकी है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ ने कहा कि ना तो मुख्यमंत्री के सपनों का शहर इंदौर सुरक्षित है और ना ही आबकारी मंत्री का क्षेत्र। कमलनाथ ने सरकार पर उज्जैन की घटना की तरह ही मंदसौर शराब कांड की जांच के नाम पर लीपापोती का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा उज्जैन की जांच दल की रिपोर्ट कहां दबा रखी है, सरकार उसे सार्वजनिक करे। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश शराब माफियाओं के हवाले कर दिया गया है। कमलनाथ ने यह भी पूछा कि क्या आबकारी विभाग और पुलिस के संरक्षण में खुलेआम ये व्यापार फल फूल रहा है। उन्होंने जहरीली शराब की घटनाओं को लेकर दोषियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। साथ ही सरकार से जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की मांग रखी।
जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वर आनंद गिरी ने मध्य प्रदेश को जल्द ही गौवंश आधारित मॉडल राज्य बनाने का दावा किया। स्वामी ने पदभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले सड़कों पर दिखने वाले गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाएंगे। उसके बाद उन्हें प्रदेश में मौजूद चरनोई की भूमिका में पहुंचकर गाय को उसका स्वाभाविक हक दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि वो ऐसी कार्य योजना पर काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से गांव में युवाओं को रोजगार मिल सके। स्वामी ने दावा किया कि बेशक गाय प्रदेश में राजनीति का केंद्र रही हो, लेकिन राजनीति सकारात्मक दिशा में हो तो ज्यादा बेहतर होगी। गाय की आवश्यकता सबको है, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, इसलिए सकारात्मक सोच गाय के प्रति होना चाहिए। लेकिन राजनीति के माध्यम से भी कुछ समाधान निकाले जाते हैं, तो इस दृष्टि से मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये विषय समाज का है। इसलिए शासन, प्रशासन और अनुशासन तीनों मिलकर के यदि काम करेंगे तो हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के 51वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर ज्ञान विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिक्षा को और अधिक समाज के लिए उपयोगी बनाने पर काम होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में प्रभावी बदलाव करे, ताकि विद्यार्थियों को मौलिकता का विकास हो। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने भी विश्वविद्यालयों की उपलब्धियां गिनाई। मुझे विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताया गया ही कि यहाँ के विद्यार्थी जहाँ एक और शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, वही खेत के क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। आईपीएस विवेकानंद सिन्हा को राज्य सरकार ने एडीजी प्रमोट किया है। 1996 बैच के आईपीएस विवेकानंद सिन्हा फिलहाल दुर्ग के आईजी हैं। विवेकानंद सिन्हा के सेवा काल के 25 साल पूरे होने पर राज्य सरकार ने उन्हें प्रमोशन दिया है। फिलहाल वो दुर्ग रेंज के आईजी बने रहेंगे। वहीं एक के अन्य आदेश में राज्य सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के 4 अफसरों का भी तबादला कर दिया है। तबादला आदेश में धर्मेंद्र कुमार छवई को 16वीं बटालियन से 30वीं बटालियन अमलेश्वर का कमांडेंट बनाया गया है। वहीं उमेश चौधरी को कांकेर 22वीं बटालियन से एआईजी दूरसंचार पीएचक्यू बनाया गया है। इसी तरह चैनदास टंडन 70वीं बटालियन कवर्धा से एसपी रेडियो जोन बिलासपुर बनाए गए हैं, जबकि सुरजन राम भगत को डिप्टी कमांडेंट महासमुंद से 22वीं बटालियन कांकेर का कमांडेंट बनाया गया है। भोपाल में जुआ और सट्टा खिलाने वालों से पुलिस के पैसे मांगने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसकी जांच के बाद डीआईजी ने एक एएसआई के साथ 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ऐशबाग थाने के इन पुलिसकर्मियों पर सटोरियों से रुपए लेने का आरोप है। शाहरुख हसन नाम के एक युवक ने सब इंस्पेक्टर नीलेश अवस्थी के साथ 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत की थी। एएसआई जयप्रकाश पांडे पर 1,500 रुपए, हवलदार संपूर्ण आनंद और आरक्षक कुलदीप पर 1,000 रुपए के अलावा आरक्षक अरविंद वर्मा, अतुल चंदू रघुवंशी और राकेश ठाकुर पर 800 रुपए हफ्ता वसूली के आरोप लगाए गए थे। पुलिस की जांच में साफ हो गया कि पुलिसकर्मी जुआ सट्टा खिलाने वालों से 800 से लेकर 1,500 रुपए तक हफ्ता वसूली करते हैं। मामले का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जो प्रकरण का ठोस सबूत बना। राजधानी में बीते 10 साल से उरला थाने में पदस्थ आरक्षक गंगा प्रसाद का एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। वीडियो में आरक्षक जुआरियों और कबाड़ियों से पैसे का लेन देन करते दिख रहे हैं। इस मामले में रायपुर एसएसपी अजय यादव ने जांच का जिम्मा उरला सीएसपी को सौंपा था। आरोप है कि पैसे लेते समय वीडियो बनाने वाले पीड़ित के घर जाकर आरक्षक और उसके गुर्गों ने गुंडागर्दी की थी। गौरतलब है कि 10 साल से आरक्षक एक ही थाने में पदस्थ थे। साल 2013 में जुए की कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए की घोलमाल का भी उन पर आरोप लगा है। इससे पहले भी उनके खिलाफ कई शिकायतें हो चुकी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। तो आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया गया है। पैसे लेन देन का वीडियो वायरल हुआ था और इससे पहले भी कई बार इनके खिलाफ शिकायतें आ चुकी है। और जब अब ये ताजे मामले में ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है, उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया।
रायपुर में अवैध प्लॉटिंग कर रहे लोगों के खिलाफ पहली बार कार्रवाई की तैयारी की गई है। पहली कड़ी में नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग के 104 प्रकरण बनाए हैं। इनमें 31 एफआईआर की गई है, लेकिन अभी कई बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ अपराध दर्ज नहीं हो पाया है। आईबीसी 24 को मिले दस्तावेज में अवैध प्लॉटिंग करने वाले में शहर में कई बड़े नाम शामिल हैं। सूची के अनुसार इनमें पूर्व जनप्रतिनिधि अनवर हुसैन के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। बड़े स्तर पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों में प्रहलाद अग्रवाल, विष्णु चंद्राकर, कुलेश्वर चंद्राकर, अरुण झा, गजानन मेश्राम, कैलाश नचरानी के नाम एफआईआर के लिए भेजे गए हैं। वहीं उत्तम चंद जैन, अरुण झा, गजानन मेश्राम, प्रशांत धुप्पड़, जामवंत सिंह, वल्लभ आनंद, कांतिलाल पटेल, अमृतलाल पटेल, अशोक खटवानी और उनके परिजन, उज्ज्वला रियल एस्टेट के प्रोपराइटर राजेंद्र जैन, पवन सिन्हा और एक ही परिवार की जया दुर्गा, नारायण दास, अशोक खटवानी के खिलाफ अपराध दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। अन्य लोगों में कमलप्रीत सिंह होरा, दलेर सिंह होरा, राजेंद्र कौर, वॉलफोर्ड सिटी के नितिन राजकुमार सिंघानी, पलाश सिंघानी, एक ही परिवार के पंकज जैन, ललिता जैन, खुशबू जैन, राहुल जैन, संगीता काबरा और उनके परिजनों का नाम शामिल है। नगर निगम और पुलिस का कहना है कि अन्य मामलों में जांच चल रही है, उनमें भी जल्द अपराध दर्ज किए जाएंगे। नगर निगम के जोन कमिश्नरों द्वारा सीधे रजिस्ट्रार को पत्र लिखा जा रहा है कि चूंकि वहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है, एफआईआर दर्ज कराया गया है संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध, इसलिए उस स्थान पर आगामी आदेश तक रजिस्ट्री न की जाए, ऐसे पत्र लिखे गए हैं। विभिन्न थानों में जोन कमिश्नर के द्वारा पत्र लिखे गए थे कि अवैध प्लॉटिंग कुछ लोगों के द्वारा की गई है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो एसडीएम के यहाँ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें लगभग 104 लोगों के नाम हैं। अलग अलग थानों के हिसाब से कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है, लेकिन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी अगर पीछे होंगे या अवैध प्लॉटिंग में अगर कहीं उनकी संलिप्तता पाई गई तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। भोपाल में अवैध मैरिज गार्डन्स पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने अयोध्या नगर के सरकारी जमीन पर बने प्रतिमा मैरिज गार्डन को जमींदोज कर दिया। करीब 50 करोड़ रुपए का ये मैरिज गार्डन 30,000 वर्ग फीट की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। अवैध मैरिज गार्डन को लेकर दर्ज शिकायत की जांच के बाद कई बार सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले सिद्धेश्वर प्रसाद को नोटिस दिया गया था, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते सिद्धेश्वर ने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से मामले की जांच की। जिला प्रशासन ने 2,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। निगम ने अवैध निर्माण में हुए खर्च के भुगतान के लिए भी गार्डन संचालक को नोटिस थमा दिया। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की सरकारी योजना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें 20 जुलाई को जारी सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी गई है और उसे गैर कानूनी बताकर रद्द करने की मांग की गई है। इस अध्यादेश के जरिए सरकार ने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का ऐलान किया था। याचिका में कहा गया कि अवैध कॉलोनियों को वैध करना कानूनी तौर पर गलत है। याचिका में यह भी कहा गया कि अगर सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करेगी तो अवैध कॉलोनियों की बसाहट और भी बढ़ जाएगी। हाईकोर्ट में दायर इस याचिका पर आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई हो सकती है। श्योपुर जिले में बारिश चारों तरफ कहर बरपा रही है। जिले में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह नदी नाले और तालाब पूरी तरह से भर चुके हैं। बीरपुर तहसील के तिशामपुर गांव में तालाब में ज्यादा पानी भरने से तालाब फूट गया। तालाब का पूरा पानी गांव और निचली बस्ती में घुस गया। इससे घरों में रखा राशन और अन्य घरेलू सामग्री खराब हो गई है। तालाब की मेड़ टूटने के बाद प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा और न ही किसी प्रकार की मदद पहुंचाई गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्योपुर में पिछले कई दिनों से बारिश का कहर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं तालाब का मेड़ टूटने से किस तरह से यहाँ पर नुकसान हो रहा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया और उसके साथ ही घर में जो सामान रखा था उसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि घटना बीत जाने के बाद भी ना ही कोई प्रशासनिक अमला पहुंचा, ना ही उन तक कोई सुविधा पहुंचाई गई।
और अब बात करेंगे IBC 24 के खास पहल धन्वंतरी सम्मान 2021 की। धन्वंतरी सम्मान का आयोजन रायपुर में किया गया और इस सम्मान समारोह में राज्य के 14 उत्कृष्ट अस्पतालों को अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अस्पतालों को अवार्ड दिया, साथ ही डॉक्टरों ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे। धन्वंतरी सम्मान 2021 में छत्तीसगढ़ के 14 हॉस्पिटल को उत्कृष्ट सेवा का सम्मान दिया गया। अस्पतालों को ये सम्मान देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। राज्य के जिन अस्पतालों को ये सम्मान दिया गया वो हैं NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर को हॉस्पिटल ऑफ द ईयर अवार्ड, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर सेफ्टी मेजर्स एंड पेशेंट केयर, श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर मोस्ट इमर्जिंग हॉस्पिटल इन आउटर रायपुर, होराइजन हॉस्पिटल रायपुर को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर बेस्ट इमर्जिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री नारायणा हॉस्पिटल देवेंद्र नगर रायपुर को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर पेशेंट केयर एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बंसल नर्सिंग होम जगदलपुर को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर गायनेकोलॉजी एंड IVF फैसिलिटी इन बस्तर रीजन, सोहम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महासमुंद को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर पेन रिलीफ हॉस्पिटल इन महासमुंद, किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर रायपुर को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर मेडिकल एजुकेशन सर्विसेज इन किर्गिस्तान यूनिवर्सिटी, गौतम हॉस्पिटल भानु प्रतापपुर को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर मेडिकल फैसिलिटी इन रूरल एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, श्री राधा कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सारंगढ़ को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर इन रूरल छत्तीसगढ़, यशोदा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रायपुर को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर न्यूनेटल एंड पेडियाट्रिक केयर, छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय रायपुर को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर मोस्ट ट्रस्टेड एंड ओल्डेस्ट आई हॉस्पिटल इन रायपुर, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल भिलाई को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल केयर, हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दुर्ग को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल इन दुर्ग डिवीजन। हमारा ये एक कर्तव्य भी होता है, छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर्स हैं, छत्तीसगढ़ की जो संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करें। IBC को आप इतने साल से देख रहे हैं, हम हमेशा समाज से जुड़े लोग जो बेहतर काम करते हैं उनको सम्मानित करने का काम करते हैं, उनको सामने लाने का काम करते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स अब बाहर मत जाएं, यहीं रहें, और जितने प्राइवेट सेक्टर में हैं सब पब्लिक सेक्टर में आ जाइए और बेहतर से बेहतर हम लोग मिलके कुल मिला के अच्छी से अच्छी सेवा, जो आप लोगों के हाथों का जादू है, आप लोगों की करिश्माई गुणवत्ताएं हैं, उससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की देखभाल करते रहेंगे। इस दौरान इन स्पेशलिस्ट अस्पतालों के जाने माने डॉक्टर्स मौजूद रहे। डॉक्टरों ने इस अवार्ड को हासिल करना गर्व का विषय बताया। साथ ही उन्होंने आगे भी देश, राज्य और समाज की सेवा करते रहने का संकल्प दोहराया। ग्रामीण अंचलों में जो अस्पताल हैं उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वो चाहे प्राइमरी केयर के हो चाहे सेकेंडरी केयर के हो, पर जो बीमारियों का इलाज प्राथमिक लेवल पे होना है या सेकेंडरी लेवल पे होना है, वह मरीज भी अगर एम्स में आएगा, वह मरीज भी अगर अंबेडकर अस्पताल में आएगा, तो यहाँ सिर्फ भीड़ बढ़ेगी, काम नहीं हो पाएगा। जो फिजिशियन कॉन्सेप्ट है या फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट है, उसको डेवलप करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खाली हॉस्पिटल चलाने के लिए नहीं है, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज एनहेंसमेंट जो रूरल सेक्टर में है, टायर 2, टायर 3 सिटी में है, उसके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर इलाज और मेडिकल इंस्टीट्यूट को समर्पित हमारी ये आयोजन एक छोटी सी कोशिश है कि इस अहम फील्ड से जुड़े तमाम लोगों को हम शुक्रिया अदा कर सके। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, खासतौर पर आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी का, जिन्होंने उपस्थित होकर इस प्रोग्राम को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाया। सभी अवार्ड पाने वाले अस्पतालों का उत्साहवर्धन और उनके कार्यों का सम्मान IBC 24 आगे भी करता रहेगा। जन सेवा के उनके कार्यों के लिए ये संस्थान उन्हें सलाम करता है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर आपको महासमुंद से बता दें, जहां बिरकौनी के टायर ऑयल फैक्ट्री में बड़ा हादसा होने की खबर है। फैक्ट्री में रिएक्टर चैम्बर का दरवाजा खुलने और उससे निकली गैस से 4 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रायपुर रेफर किया गया। झुलसे मजदूरों में से एक की हालत गंभीर है। झुलसे मजदूरों में गुड्डू राय, जय किशोर राय, शैलेश राय और विजय राय बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं, जो हाल ही में यहां काम करने आए थे। हादसा की सूचना पर प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री का जायजा लिया गया, जहां मजदूर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं पाए गए। आला अधिकारी मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बता दें कि इस फैक्ट्री में साल भर पहले भी हादसा हो चुका है। चलिए और अब बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक में शनिवार का दिन भारत के लिए कुछ खास नहीं बीता, लेकिन आज भारत के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन से भारतीय फैंस का दिन बना सकते हैं। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगी। वहीं शाम को हॉकी टीम में भारतीय पुरुष टीम अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। रविवार को भारत का पूरा शेड्यूल इस तरह से है। सुबह 9:36 पर पुरुष 91 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में सतीश कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे। बैडमिंटन में महिला एकल का कांस्य पदक के लिए मुकाबला होगा, जिसमें पीवी सिंधु चीन की बिंग जियाओ से भिड़ेंगी। वहीं शाम 5:30 बजे भारत हॉकी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत के इरादे से उतरेगा, जहां उसका मुकाबला ब्रिटेन से होगा। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।